जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विज कंसेप्ट में। तो बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। हम पढ़ रहे थे 6 की NCERT हमारे अतीत, जिसमें हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसका नाम था आरंभिक नगर। अब आपने उस दिन अपने पिछली क्लास में पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा कि कैसे वहाँ के नगर थे, कैसे वहाँ की मतलब प्लान सिटी कैसे डेवलप हुई। हमने देखा वहाँ पर कैसी इमारतें थीं, कैसी नालियाँ थीं, कैसे घर थे, आंगन थे। आपने सब कुछ देखा। आपने देखा विशाल स्नानागार, आपने देखा पकी हुई ईंटें। मतलब कि ये ईंटें ऐसी ही नहीं होती थी कि जैसे कैसी भी हो गई जिनका कोई ना आकार है ना प्रकार है, ऐसा कुछ नहीं था। उन ईंटों की पर्याप्त एक पैमाना हुआ करता था जिसमें उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक तरीके से ज्यामिति तरीके से उनको बनाया गया था। मतलब उन्हें पूरी सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज थी, पूरा ज्ञान था उन्हें ट्रिग्नोमेट्री का, कैसे चीज़ों के पैमाने किए जाएं, और उसी तरह की ईंटें बनाई जा रही थी। तो आज हम देखेंगे अपने उन्हीं नगरों की, नगरीय जीवन की, कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे विशेष वर्ग थे जो उन नगरों में रहते थे और जिनकी वजह से एक अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जिसकी वजह से बने शहर, और वो ऐसे शहर जो हमारे लिए एक मील का पत्थर अभी भी बने हुए हैं। और आप यकीन मानिए उन हड़प्पा सभ्यता के नगरों से अभी पूरा पर्दा उठा भी नहीं है। हमें अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है। हमारे इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी उस प्रयास में लगे हुए हैं कि वो उनकी भाषा को पढ़ सके और जान सके पूरी सभ्यता का रहस्य। लेकिन जब ये रहस्य पूरा हमारे सामने आ जाएगा तो एक तरीके से हमारे लिए हो सकता है एक नई मिसाल बन जाए, एक नया पैमाना गढ़ा जाए जिसमें हम गर्व कर सकें खुद पर कि हम कैसी विकसित सभ्यता में रहा करते थे, कैसे शहर हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं नगरीय जीवन को। इसके पहले आप अपनी NCERT को फिर से देख लीजिए ताकि आपको ये भरोसा हो कि आप अपनी NCERT पढ़ रहे हैं। और देखिए आरंभिक नगर हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक, हड़प्पा की कहानी। मैंने आपको नगरों के बारे में बताया था। प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुहड़ो, राखीगढ़ी, लोथल, धौलावीरा, ये सारे वहाँ के प्रमुख नगर हुआ करते थे। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो नदियों के किनारे बने, जिससे एक व्यापार करने की प्रवृत्ति उसमें अपने आप ही पैदा हो गई। ठीक वैसे ही जैसे कि आज अगर हम गंगा यमुना की, जितनी गंगा की सहायक नदियां हैं उन्हें हम व्यापार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, हम प्रयोग करते भी हैं, और उसी तरीके से ये भी नगर हुआ करते थे। तो चलिए चलते हैं हम। आपने देखा, आप अपनी किताब को फिर से देख लीजिए। इसके मेरे बताने के बाद आप इसे पढ़ते भी हैं कि नहीं? नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए। हम आपको आज दिखाएंगे क्या होता है आगे। तो चलिए देखते हैं हम नगरीय जीवन। लिख लीजिए कैसे थी वहां की नगरीय व्यवस्था। नगरीय जीवन अब इन नगरों में कुछ महत्वपूर्ण लोग रहते थे, क्योंकि नगर लोगों से ही बस बनता है, तो हमें उनके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने इस नगर को बनाने में मदद की। पहले कौन से वर्ग थे? शासक वर्ग। हम लिख लेते हैं, एक एक पर चर्चा करेंगे। व्यापारी, शिल्पकार, थोड़ी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो शिल्पकार,
और लिपिक, और कौन, मूर्तिकार, ये आपने देखा। और कौन से लोग थे, बच्चे, यहां लिख लेते हैं। एक एक के बारे में चर्चा करेंगे हम। अब चलिए देखिए, हमने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था कैसे बनती है, कैसे आर्थिक चक्र चलता है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ग्रुप था, एक ऐसा समूह था जो मांग करता था यानी कि डिमांड करता था, और दूसरा वर्ग आपूर्ति करता था यानी कि सप्लाई करती थी। मतलब कि हड़प्पा के शहर के बाजार, वो जानते थे बाजार की शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो वो उनके हिसाब से उन चीजों को तैयार करते थे। ठीक है, तो आप पहले तो यहाँ आप नगरीय जीवन में इन लोगों के बारे में जानेंगे, फिर कुछ एक और छोटी छोटी बातें हम आपको बताएंगे। शासक वर्ग, शासक वर्ग के बारे में हमें ठीक तरीके से जानकारी नहीं है कि ऐसे कौन से वर्ग थे जो शासन किया करते थे। जैसे कि आप आगे देखेंगे कि जिसमें आप जब अपनी अगली कक्षा में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शासक वर्ग में मुख्यतः योद्धा आ जाते हैं, क्षत्रिय आ जाते हैं, या पुरोहित वर्ग आता है। ये बड़े वर्गों में आते हैं ये लोग। यहाँ पर उनका ज़्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा हमें लगता है एक चित्र देखकर, जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, फिर से दिखाऊं पीछे ले जाकर, तो आप अपने आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, इस व्यक्ति को देखिए, इस मूर्ति को देखने से क्या लगता है, ऐसा लगता है कि कोई एलीट क्लास का ये व्यक्ति होगा, पुरोहित जैसे लगते हैं, इनका पहनावा ओढ़ावा वैसा ही लगता है। और तो आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ के वर्ग कौन कौन से होते थे, अभी पूरी जानकारी नहीं है। तो चलिए, तो शासक वर्ग के बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। मतलब कि नगर में ज़्यादातर लोग अपने काम में ज़्यादा रुचि रखते थे। मतलब कि वहाँ क्या है, हमें प्रोडक्शन भी हो रहा है, उत्पादन भी हो रहा है, व्यापार हो रहा है, इन सब पर कर लगता था कि नहीं, टैक्स व्यवस्था थी कि नहीं, ये चीज़ें हमें वहाँ से ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन लगती ज़रूर होंगी। क्यों? क्योंकि शहर बिना टैक्स के चलते नहीं हैं। फिर आपको देख लीजिए व्यापारी वर्ग। व्यापार में क्या होता था, यहां पर लिख लीजिए। व्यापार में ये लोग दूर देशों की यात्रा करते थे। दूर देशों की यात्रा करते थे, मतलब कि आयात निर्यात हो रहा था, ये भी आप चाहें तो लिख लें, आयात निर्यात। और ये बहुत बड़ी कला है, अगर ये जिसके भी अंदर हो, जिस राज्य के अंदर ये व्यवस्था चल रही हो, मतलब कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ होगी। आप ये सोचिए, क्या है यहाँ पर, लोग यात्राएं करते थे, हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा के नगरों से अपना जो माल था उसको ले जाकर ये कहाँ बेचते थे, इनके समकालीन जो और सभ्यताएं चलती थी, जिसमें कि आप ये जान लीजिए कि मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गई, वहां तक इनके सामान हमें मिले हैं। यानी कि इराक तक, आज का जो आधुनिक इराक है, वहां की दजला फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया, वहां पर इनका हमें, इनके जो मन के हैं, मुद्राएं हैं, वो हमें वहां पर मोहरें हैं मिली हैं। दिलमन एक स्थान था जिसका वर्णन आता है, हालांकि इस चैप्टर में उसका नाम नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया। इससे क्या है कि आपको भी ये थोड़ा लगेगा कि हाँ व्यापार होता था।
किसके माध्यम से होता था? हमने आपको दिखाया कि नदियों के किनारे शहर बसे हुए थे, तो नदियों के माध्यम से होता था। और ये लोग समुद्र में भी क्या करते थे? जहाजरानी करते थे। जहाजरानी यानी कि शिप से ये अपना सामान, अब कितना बड़ा जहाज था ये नहीं पता, लेकिन ये उसमें सामान अपना ले जाया करते थे। इनके बाजारों में, हड़प्पा के बाजारों में क्या होता था कि वहाँ मेसोपोटामिया की और मिस्र के दूर देशों के भी सामान मिला करते थे। दूर दूर से लोग कीमती पत्थर, धातुएं, ये सब लेके आते थे। और ये एक तरीके का शासक वर्ग को, मैंने जैसे आपको बताया, इनके शौक क्या थे आप लिख लेंगे अगर यहीं पर। क्या? आभूषण, आभूषण, वस्त्र, सुंदर, ये जो, और कीमती, कीमती आप देख लिख लीजिए कि चांदी के जैसे फूलदान वगैरह हमें मिले हैं। अब आप बताइए, अगर आपकी जेब भरी ही नहीं है तो क्या आप आभूषण पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। मतलब पहला आपको प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी? भोजन को। अगर हमारे पास खाने के लिए ज़्यादा, हमारे पास जीवन निर्वाह के लिए ज़्यादा धन नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? भोजन की व्यवस्था करेंगे। और जब उसकी व्यवस्था हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। फिर आगे चिकित्सा की व्यवस्था कर सकते हैं। और अधिक हमारे पास जब धन हो जाए और ऐसा लगे कि ये धन हमें लगातार मिलता रहेगा, तब हम जाकर के आभूषण या महंगे शौक पाल सकते हैं। लेकिन हमारे हड़प्पा के नगरीय जीवन में बिल्कुल सब लोग इतने स्थायित्व से रहते रहे होंगे, जिससे उनकी ये मांग रहती हो कि हमें कीमती पत्थरों के, मनकों की, मोतियों की मालाएं चाहिए, आभूषण चाहिए। और आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों ही पहना करते थे तब, आप ये समझिए। और वस्त्र मैंने बताया, यहाँ अभी हम आपको बताएंगे आगे। कपास हमें मिला है मेहरगढ़ से, जहाँ पर क्या होता था कि कपास का को कच्चे माल के रूप में हम इस्तेमाल करते थे और उनसे वस्त्र बनाए जाते थे। चांदी के फूलदान भी मिले हैं धातु के रूप में। सोना चांदी पाया जाता था, चांदी ज्यादा मात्रा में पाया जाता था। अब हमने आपको व्यापारियों के बारे में बताया, ये दूर देश जाते थे और वहाँ की किस्से कहानियां भी अपने साथ लाते थे। मतलब कि हमने आपको जब अपने पहले चैप्टर के में बताया था कि क्या होता है, यात्राएं क्या करती हैं? अपने साथ लाती हैं दूर देशों के विचार, जिससे हम प्रभावित होते हैं। और विचारों के माध्यम से, कहानी किस्सों के माध्यम से आदान प्रदान होता है। हम एक दूसरे के बारे में समझने का भी प्रयास करते हैं। अब शिल्पकार, इनके बारे में आप देखिए। आज ज्यादा कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं, पहले ही खत्म हो जाता, लेकिन ज्यादा बड़ा हो जाता आप लोगों के लिए। शिल्पकार में क्या है, क्या बनाते थे? आपको मैंने बताया कि ये जो इमारतें बन रही थी लगातार, ये लोग क्या करते थे? ईंटें बनाते थे, कच्ची ईंटें। इमारतें हमेशा बनती रहती थी वहां पर, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे ही कोई औद्योगिक स्थल रहा होगा जहां पर ईंटों को बड़ी संख्या में बनाया जाता हो, उनका उत्पादन होता हो। और मैंने जैसा कि बताया कि ये धूप में सुखाई जाती थी। उनको एक स्किल्ड, मतलब कि आप ये समझिए, जो भी आप इसमें आगे देखेंगे, ये लोग एक तरीके से, पूरी तरीके से कुशल लोग हैं। मतलब इन्हें अपने काम में पूरी पूरी विशेषज्ञता एकदम प्राप्त है। जैसे कि आज हमारे यहाँ चलाया जाता है ना स्किल इंडिया प्रोग्राम, उसमें क्या है कि हम लोगों को सोचते हैं कि ऐसे ही कोई काम करने ना आए, उसे हम उसकी रुचि के अनुसार स्किल्ड कर दें। ऐसे ही हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वहाँ के जो शासक थे, उनके दिमाग में बातें आज से लाखों वर्ष पहले ही आ चुकी थी। मतलब कि जो हम आज कर रहे हैं वो हमारे पूर्वज कर चुके हैं। और उन्होंने हमें बताया है कि अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाना है तो लोगों को स्किल्ड कीजिए, उनको विशेषता प्रदान कीजिए, ताकि वो अपने काम में इतने माहिर हो कि वो अर्थव्यवस्था को अच्छा योगदान दे सके, उसे सुदृढ़ बनाने में। फिर अब और इसमें शिल्पकारों का कुछ और भी काम हुआ करता था, छोटा छोटा, जैसे कि आप देख लीजिए, मनके बनाना, मनके बनाना, ठीक है। इसमें क्या था? मनके क्या?
छोटे कीमती पत्थर, उनको तराश करके वो मालाएं, मोती बनाते थे। चाहे उनके आकार कई प्रकार के थे, हम आपको दिखाएंगे चित्र में अभी। ऐसे हो सकते हैं, ऐसे, मतलब जैसे भी आभूषण आपने आज पहनते हैं, उस समय के लोगों के लिए वही कीमती थे। आज हमारे लिए सोना कीमती हो सकता है आभूषण के रूप में, हीरा कीमती हो सकता है, पर उस समय जिस चीज की मांग ज्यादा थी वही चीज कीमती हो जाती है, ये हमेशा के लिए है। अब क्या है, उसमें वो उसको तराश कर, मतलब ऐसे ही नहीं कि आड़े टेढ़े बना दिए उसको, बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने इसे मशीन से तराशा हो, ऐसे वो हाथों से उसे तराशते थे। जिसका आपको उदाहरण मिलता है धौलावीरा में, जहाँ एक ऐसा औद्योगिक स्थल मिला है जहाँ क्या है, मन के बनाने के, कि एक छोटा सा, मतलब एक इमारत मिली है, वहाँ पर टूटे फूटे मन के भी मिले हैं, अच्छे मन के भी मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि वहाँ मनकों का उत्पादन किया जाता था। फिर हमने आपको बताया, अब आगे क्या है, इसे मिटा देते हैं। लिपिक, मतलब आज की भाषा में कहूं तो लेखक कह सकते हैं, ठीक है। लिपिक का मतलब कि ये क्या करते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लिए शिलालेख है, स्तंभ लेख है, ये क्या हैं, हमारे लिए स्रोत का काम करते हैं, क्या, इतिहास को जानने का। तो ये लिपिक क्या करते थे, ये मुद्राओं पर लिखते थे, यानी कि मोहरों पर। जैसे मोहर ज्यादा बड़ी नहीं होती थी, छोटी मोहर भी हो सकती थी, और कुछ तो इन्होंने बड़े पत्थर पे भी लिखा है, जैसा कि धौलावीरा में बड़े मतलब शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। वहां पर क्या है कि उसमें कुछ लिखा है उन्होंने, जो कि हम नहीं पढ़ पाते, अभी तक हमने पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की है। तो ये लिपिक इसमें लिखते थे। ऐसा कहा जाता है कि इन जो ये लिखावट है ये चित्र के रूप में है। और इनका प्रयोग क्या होता था इन मोहरों का, जैसे आज आप कोई सामान मंगवाते हैं, उदाहरण के लिए मैं बोलूं तो अगर आपने अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, या किसी भी इंटरनेट की आपने प्लेटफॉर्म से सामान मंगाया, और अगर उसके पैकेट में, मतलब उसका जो सील है वो टूटा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि जरूर इस सामान के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ हुई है। तो हम इसे नहीं लेंगे, हम क्या कर देते हैं, उसे वापस कर देते हैं, और प्रूफ में क्या बताते हैं कि ये टूटा हुआ है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही उस समय इनका प्रयोग किया जाता था। इन मोहरों को, मतलब हम जब कोई वो सामान को पैक करते थे तो गीली मिट्टी के ऊपर इन मोहरों को लगा देते थे, जिससे क्या होता था, उस पे लिखे होते थे हड़प्पा की भाषा में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की लिपियां लिखी होती थी। तो ऐसा पता होता था कि ये सामान कहाँ से आया है, और उस मोहर, उस गीली मिट्टी से वो चिपक जाता था। तो इससे क्या होता था कि अगर वो टूटा फूटा हो या निकला हो, तो ऐसा माना जाता था कि ये सामान रास्ते में इसका कहीं इस्तेमाल किया गया है। तो आप खुद समझिए कि कितनी बढ़िया पैकेजिंग वो लोग करते थे। फिर हमने आपको बताया, ये पढ़े लिखे लोग होंगे जरूर, अगर ये लेखन जानते हैं, अगर ये लिखना जानते हैं, तो ये जरूर ऐसे लोग होंगे जिन्हें अच्छा खासा ज्ञान होगा। लिखना तो उन्हें आता ही होगा, हम भले पढ़ ना पाए वो अलग बात है। फिर मूर्तिकार, इसमें आपको मैंने अभी एक छवि दिखाई, फोटो एक व्यक्ति की। मूर्तिकार लोग मूर्तियां बनाया करते थे। इसमें एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि इस अध्याय में लिखा तो नहीं है हम, लेकिन आपको बता दे रहे हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, और जिसकी मैंने अभी दिखाई वो पत्थर की मूर्ति, जिसमें आप देख रहे हैं कि उनकी जो शॉल उन्होंने ओढ़ रखी है, जो दाढ़ी है, उसको जो जिस तरीके से बनाया गया है, जैसे तराश कर बनाया गया है, और उनके नैन नक्श, जो भी भाव, यहाँ तक कि मूर्तियों में अगर आपको इमोशंस दिखाई दें, मतलब कि वो किस रूप में बनाई गई है, उनके चेहरे पर, उनके मन में क्या भाव है, वो उन मूर्तियों के चेहरे पर आ जाए, तो मतलब कि कलाकार बहुत ही पहुंचा हुआ होगा, ये आप समझ लीजिए। फिर अब बच्चों के बारे में बताएं। बच्चों के क्या है, खेल। बच्चे वहां पर कैसे खेल खेलते थे, इसका हमें कैसे पता चला। देखिए, खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आज भी हमारे यहाँ के बच्चे खेलते हैं।
हम लोग भी अपने जमाने में खेलते थे। हम लोग जब छोटे थे तो कैसा खेल खेलते थे? अक्सर आउटडोर गेम्स खिलाए जाते थे, जो कि आपको बाहर खिलाए जा रहे हों या इंडोर गेम खिलाए जा रहे हों। उससे क्या होता था कि आप टीम में रहना सीख जाते थे। एक साथ रह कर के खेलना और साहचर्य की भावना आ जाती थी और प्रकृति से आपका संपर्क भी बन जाता था। लेकिन जो आज के खेल हैं उसमें क्या है? हाथों में मोबाइल है। इससे क्या है? आजकल वीडियो गेम्स ऐसे आ रहे हैं जो कि बच्चों को हिंसक बना रहे हैं। मतलब बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें वो गोली से मार रहे हैं, बंदूक से मार रहे हैं, तलवार से मार रहे हैं। मतलब इस तरीके के गेम हैं जो कि बच्चों को बचपन से ही हिंसक बना रहे हैं। उनके अंदर क्रूरता का जो एक अवगुण है वो आजकल के खेलों से पैदा हो रहा है। तो मतलब कि खेल व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से आप समझ लीजिए कि भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि हाँ, अगर हम कहें तो बचपन में क्या होता है? शुरू में आज तो सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है एक तरीके से, पर पहले क्या होता था? लड़कियों को कौन सा गेम खिलवाया जाता था? घर घर खेलिए, गुड़िया गुड्डा खेलिए। इससे क्या होता था कि उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती थी कि आप जो रसोई के सामान है उनसे आपका सरोकार खेल खेल में ही करवा दिया जाता था। तो आपका आगे चल के जीवन कैसा होने वाला है, ये वो गेम आपको वो जो खेल थे सिखाते थे। लड़कों को क्या सिखाया जाता था? कार चलाना, उन्हें बंदूक दी जाती थी, गेंद से खेलना सिखाया जाता था। ऐसे में एक भाव जो बच्चों को मन में नहीं आता, उनका मन बहुत कोमल होता है, वो नहीं समझ पाते। लेकिन हमारे समाज में ऐसा खेलों के माध्यम से किया जाता था और आज भी जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। हमें बच्चों के खेलों पर ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं हड़प्पा के शहरों के बच्चों के खेल। इनसे हमें क्या मिलता है? हमें नहीं पता वो कौन से खेल खेलते थे, लेकिन उनके खिलौनों को देखकर हम एक अनुमान लगा सकते हैं। मतलब उनके जो कुछ महत्वपूर्ण खिलौने मिले हैं, जिसमें आप ये समझिए, इसको हम इधर लिख देते हैं। आप यहाँ आइए। इनको आप इनको आप लिख लीजिए। खेल। खेल में क्या है? एक तो प्राप्त हुआ है हल। मतलब ये खेल कैसे, ये खिलौने कैसे थे? मिट्टी के। मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं हमें खिलौनों में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कि हमें ये नहीं पता कि उस समय हल किस चीज के होते थे, लेकिन ऐसे खिलौनों को देखकर लग रहा है कि वहां जरूर हल का प्रयोग किसान खेती किसानी में किया जाता रहा होगा। तो हमें ये बच्चों के खेल के खिलौने से हमें पता चलता है। और क्या पता चलता है? एक और खिलौना है जिसको आप देखिए। आपने देखा। दूसरा है एक मिट्टी के, ये मिट्टी के ही रहते थे। मिट्टी के जैसे होते हैं ना, तांगे या गाड़ी आप समझ लो, वो आप लिख लीजिए। जैसे आज हमारे यहाँ बच्चे कैसे खिलौने खेलते हैं, रिमोट कंट्रोल कार खेलते हैं, ये सब खेलते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो हमें पता चलता है कि वो जो अभी हम आपको दिखा देंगे वो खिलौने, इसमें क्या है कि उन खिलौनों से हमें ये पता चलता है कि सामान को ढोने के लिए इस प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग होता था। हो सकता है कि सामान ढोया जाता हो सकता है कि व्यक्ति भी उस पर चलता हो। यानी इक्का ऐसी घोड़ा गाड़ी आप समझ लीजिए, जिसको हम कह सकते हैं। बच्चे ऐसा खेल वहां पर खेलते थे, उनके खिलौनों से हमें पता चला। आप चाहें तो देख लें कि वहां किस प्रकार के खिलौने होते थे। हम इसी व्यक्ति की बात कर रहे थे। ये देखिए, देखिए ये बच्चों के खिलौने हैं।
ऐसा लगता है कि इन पर सामान भी जाता रहा होगा। अगर खिलौने, मतलब आप सोचिए, अगर आज के बच्चे हैं वो क्या मांगते हैं कि हमें कार खेलना है, तो असली वाली कार को ही देख के वो मांगते हैं ना। उनके जो खिलौने हैं, बच्चे ऐसा इमेजिनेशन करते हैं कि हमें सच की चीज़ें चाहिए, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें उसी को खिलौने के रूप में देते हैं। तो बच्चे समझते हैं कि ये सच की चीज़ है, वो नहीं समझ पाते कि ये खिलौने हैं बहुत दिनों तक। फिर ये देखिए, ये इन खिलौनों से हमें वहाँ की अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि परिवहन का साधन पता चलता है। ये देखिए हल, ये हमें प्राप्त हुआ है वहाँ से। तो हमें ऐसा लगता है कि इनकी जो है, इनका जो इस्तेमाल था वो कृषि के लिए किया जाता रहा होगा। अब चलते हैं, हमने आपको बताया नगरीय जीवन के बारे में। अब एक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, आप देख लीजिए उसको, चाहे तो अलग से लिख लें। एक क्या होता है, आप कोई भी व्यापार करेंगे, ठीक, अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, उसके लिए व्यापार क्या, उत्पादन। अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स चाहिए हमें। कच्चा माल, एक ये आप समझिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर डाल दूं अर्थव्यवस्था के लिए, तो आप कनेक्ट कर लीजिए इससे। अर्थव्यवस्था के लिए क्या चाहिए, अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो हमें कच्चा माल चाहिए। मतलब क्या है, कितने तरह के कच्चे माल होते हैं, दो तरीके के। मतलब एक तो जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता हो, दूसरा हम प्राकृतिक चीज़ों को ही हम क्या करते हैं, उसे बनाते हैं। मतलब अगर लौह अयस्क मिला हमें, ये सब, और अगर कोई ऐसी धातु के भंडार मिल गए तो वो प्राकृतिक रूप से हैं, ये हमें प्राप्त है, हम उसका प्रयोग करके उसे बनाते हैं। और एक क्या हुआ, कृषि आधारित, उसमें क्या है कि जैसे कपास हुआ, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, कपड़ा बनाने में करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का कच्चा माल हो गया। फिर हमारे जो हड़प्पा के नगरों के वासी थे, वो इनका प्रयोग किया करते थे। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण धातुएं कौन कौन सी प्राप्त हुई, मतलब कच्चे माल के स्वरूप में जिनका प्रयोग किया जाता रहा हो। और इसमें क्या कौन कौन सी धातुएं थी, चांदी, चांदी के लिए, और तांबा। तांबा ये राजस्थान से आयात करते थे, जरूरी नहीं हर सामान इनके पास हो, आयात करते थे राजस्थान से। टिन आयात करते थे, कहाँ से, आज के ईरान से, अफगानिस्तान से आयात किया करते थे। अफगानिस्तान से। एक जगह लिखने से क्या होता है कि याद रहती हैं चीजें, फिगर के माध्यम से मैंने बताया आपको। अफगानिस्तान, और क्या हो गया, सोना भी पाया जाता है थोड़ी मात्रा में, सोना, ये आपने देखा। ये जो धातुएं हैं वहां पाई जाती थी। कीमती पत्थर मैंने आपको व्यापारी में बताया ही, लेकिन यहां भी लिख लीजिए, कीमती पत्थर ये कहाँ से मिले, लोथल से, धौलावीरा से। जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो कीमती हो जाएगा। मतलब उस समय ऐसे कौन से पत्थर थे जिन्हें कीमती माना जाता रहा होगा, वो दूसरे हो, कोई जरूरी नहीं है कि आज भी वो पत्थर उतने ही कीमती हो, आज ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उस समय हुआ करते थे। ये आपने देखा। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या है, इनके भोजन की व्यवस्था कौन करता था।
नगरों की। नगर तो बन गए, पर भोजन की व्यवस्था कौन करता था? हमने आपको कल भी बताया था कि शहरी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कंधों पर सवार है। मतलब उनके भोजन की व्यवस्था कौन करता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था से उनके भोजन का क्या होता है? उत्पादन। जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कृषि में थोड़ा क्या हुआ है? विकास हुआ है कृषि में। मतलब कई तरह की फसलें अब पैदा होने लगी। जैसे कौन कौन से? गेहूं, गेहूं हो गया, चावल हो गया। अब दलहन की फसल भी पैदा होने लगी थी। दलहन और तेल भी, आप ये तिलहन भी थोड़े अब होने लगे थे। मतलब कि अब भोजन में वैरायटी आने लगी थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि कैसे क्या भोजन हमें पकाने हैं। मतलब शहरों में किस प्रकार की भोजन मिलते हैं ये तो आप खुद जानते होंगे। आजकल के शहरों में कितने तरीके की खाने की चीज़ें उपलब्ध हैं बाजार में। अब आप देखिए, अब कृषि में क्या है? फसल आपने देखा, कुछ महत्वपूर्ण फसलें हो गई। अब एक सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था। अब नहरों से सिंचाई भी होती थी। अब उन्हें ये पता था, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत से ऐसे स्थल थे जहाँ पर नदियाँ, मैंने बताया आपको, हम सैर सपाटा में आपको नदियाँ पढ़ा रहे हैं, जहाँ आप जाके देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो 12 मासी नहीं हैं। तो यही चीज़ें तब भी लागू होती थी। प्रकृति कभी इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं वो उसमें होता है। फिर क्या हुआ कि अब जो भी खेत खलिहान दूर होते थे जल स्रोतों से, वहां पर नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। ये आपने देखा। अब एक और क्या परिवर्तन हो गया? हल, मैंने बताया खिलौने के रूप में। हल मतलब हल से क्या होता है? उत्पादन अधिक होता है, भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद मिलती है। ये आपने देखा। अभी पशुपालन, इसमें भी बहुत अच्छे परिवर्तन हुए। अब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पशु पाले गए और उनका प्रयोग, मैंने आपको बताया इसके पहले अध्याय में, क्या होता था? वो अपने लिए उसका इस्तेमाल करते थे, वो चलता फिरता खाद्य भंडार हुआ करते थे। लेकिन अब इन पशुओं का प्रयोग कैसे हो रहा है? अब इनसे जो हमें भोजन मिलता है वो उसे जाकर के हड़प्पा के सिंधु सभ्यता के नगरों में ले जाकर वो बेच देते थे, जिससे उन्हें भी आमदनी होती थी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था एक दूसरे की पूरक है। अगर शहर से और सामान ना मिले तो गांव की भी अर्थव्यवस्था का विकास आप नहीं कर सकते, और अगर गांव ना हो तो फिर शहरों को भोजन मिलना बहुत ही मुश्किल होता था। और ये गांव बहुत दूर नहीं होते थे, ये शहरों के आसपास ही हुआ करते थे। मतलब ठीक, अगर आप आज देखें तो जैसे गुड़गांव है, और आप देखेंगे कि ग्रेटर नोएडा है, पूरा दिल्ली एनसीआर है, उसके आसपास बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जो छोटे छोटे शहर हैं, जहाँ से उनको भोजन है, दूध है, सब्जियां हैं, फल हैं, ये पहुंचाए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था तब भी थी। तो आज और कल के संबंध को, मतलब मैंने कहा था कि इतिहास क्या है? हमारे गुरु के समान है। वो एक पुल का काम करता है वर्तमान से अतीत की ओर। मतलब आज जो हम कर रहे हैं उसमें हमने कुछ नया नहीं सीखा। मतलब नया तो सीखा है, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें बहुत चीज़ें हमें वो बताकर गए हैं, तो हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे? एक और, इस सभ्यता के विषय में आप सब कुछ जान गए। अब आप देखिए कि इसका अंत कैसे होता है। इतनी सुंदर सभ्यता कैसे समाप्त हो गई? सभ्यता का अंत, सभ्यता का अंत, इसमें क्या हुआ? कुछ, मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ एक, इसमें बहुत सारे आप कहें तो मतभेद है। मतलब कि एक
चीज पता नहीं है कि कैसे हुआ होगा। कुछ कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ आ गई थी, कुछ कहते हैं कि सूखा पड़ गया था, कुछ का कहना है कि अचानक से जो वहां की सिंचाई प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। तो अगर ग्रामीण अंचल से ही भोजन जाना बंद हो जाएगा तो शहर कब तक सरवाइव कर पाएंगे, ऐसा उनका कहना था। कुछ का कहना था कि किसी ने आक्रमण कर दिया, विदेशी आक्रमण हो गए, ऐसा कुछ का कहना है। कुछ का कहना है कि आक्रमण हो गए। कुछ का कहना है कि जो पशुधन था वो समाप्त हो गया। अब देखिए, मैंने आपको बोला पशु के साथ धन लग गया है, पशुधन समाप्त हो गया। एकाएक अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतनी सुंदर, व्यवस्थित और विकसित सभ्यता का समापन हो गया और वो समा गई काल के गाल में, जिससे हमें जैसे जैसे एक स्रोत के माध्यम से या हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जब नई नई साइट को खोजते हैं तो पता चलता है कि एक नए नए शहरों का हमें जन्म पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे शहर थे। और जिसमें आपको हम बता दें कि अब एक स्पेशल सिटी है जिस पे फोकस किया गया है इस किताब में, धौलावीरा। उसको भी आप देख लीजिए, यहाँ से इसमें बताया गया है। धौलावीरा, इसको थोड़ा हाईलाइट करके बताया है। ये जो शहर है धौलावीरा, ये 3 भागों में, पहले तो ये कहाँ है आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। हमने आपसे कहा था कि कुछ भी हो जाए मैप देखना नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम मैप देखते हैं तो इससे क्या होता है कि एक हमें विजिबिलिटी बनी होती है, हमें पता होता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने बताया आपको, ये मन के ये आभूषण आप देख रहे हैं, कितने सुंदर तरीके से इन्हें बनाया गया है। ऐसा लगता है कि किसी स्किल्ड लेबर ने इसे बनाया है। चलिए दिखाते हैं आपको कहाँ है धौलावीरा। ये देखिए, ये स्थान है धौलावीरा। यहाँ क्या है आप देख रहे हैं, ये कच्छ के रण में है, गुजरात के, जहां पर आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कच्छ के रण में, गुजरात, आज के गुजरात में। यहां पर ये स्थित है, 2 नदियों के बीच में स्थित है धौलावीरा। यहाँ पर क्या होता था कि नगर 3 हिस्सों में बटे हुए थे। जैसे हमने बताया ना आपको, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में 2 हिस्से थे, ऊपरी हिस्सा और निचला शहर। इसमें 3 हिस्सों में नगर बटे हुए थे। ठीक, अब क्या है, यहाँ पर एक बहुत ही ऐसी व्यवस्था पाई गई है, मतलब जल के संरक्षण की। मतलब एक छोटे छोटे टैंक बनाए गए हैं नदियों के किनारे। जैसे अगर 2 नदियां यहाँ पर हैं और बीच में धौलावीरा है, तो क्या है कि इन नदियों से छोटे छोटे टैंक बनाए गए हैं जिसमें कि जल को संरक्षित किया गया है। इससे क्या होता था कि जब जिस समय वर्षा ना हो रही हो, सूखा पड़ा हो, ऐसा लग रहा हो कि अब इस साल ज़्यादा नहीं वर्षा होगी, तो उन टैंकों के पानी से काम चलाते थे। और वहाँ पर भी जल का पूरा एक तरीके से प्रबंधन किया गया था, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें मैनेज किया गया। वहाँ के भी घर ऐसे ही थे जैसे कि हमने आपको बताया। कैसे कैसे घर थे, डबल स्टोरेज, घरों में कुएं, ये सारी चीजें वहां भी पाई जाती थी। और जो महत्वपूर्ण चीजें धौलावीरा में पाई गई हैं वो क्या है, एक तो पाया गया भंडार गृह,
ये पाया गया। और शिलालेख किसके? पत्थर के, बड़े शिलालेख। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए, बड़े शिलालेख। पाए जाते थे। जैसे मैंने बताया कि वो जो पत्थर के शिलालेख हैं उन पे जो लिपि यानी उन पे जो लिखा गया है उन्हें हम पढ़ने में असमर्थ हैं, और ऐसा लगता है कि वो किसी तरह का हमें मतलब चिन्ह हो, हमें मार्ग बता रहे हो, ऐसा लगता है। और ये आप इसकी सिचुएशन देख लीजिए, जिससे लगता है कि ये व्यापारिक एक तरीके का केंद्र हुआ करता था धौलावीरा, और एक तरीके से बंदरगाह के रूप में यानी कि पोर्ट सिटी के रूप में भी ये काम करता था। और यहाँ पर एक और विशेषता पाई गई है, जो नगर है, चारों तरफ से उसमें बाउंड्री थी और बीच में उसमें खुले मैदानों का भी प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप देखते हैं कि आज अगर कोई भी सोसाइटी बनती है तो उसमें क्या होता है, एक खाली स्पेस छोड़ दिया जाता है जिसमें सार्वजनिक प्रोग्राम कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, कोई भी ऐसा हम बहुत सारे लोग मिल करके उसमें किसी भी तरीके का आयोजन कर सकते हैं। ऐसा ही धौलावीरा में भी था। तो आपने देखा। और एक महत्वपूर्ण चीज जो हम यहाँ बताना भूल गए, आपको बता दें, जहां हमने व्यापार से संबंधित चीजें बताई है आपको, वहीं पर लिख लीजिए व्यापार। ये देखिए यहाँ क्या है, जब व्यापार हो रहा है तो वहां एक बाट भी मिला। बाट मतलब माप तौल के लिए। आज जैसे आपने देखा होगा, हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो वैसे तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आ गए हैं, लेकिन पहले आज भी ऐसे उपलब्ध हैं। आप तराजू में देखेंगे कि लोहे के बाट वहाँ अलग अलग माप के रखे होते हैं। वैसे ही बाट, पत्थर के बाट तराशे हुए, बहुत ही सुंदर, वो हड़प्पा काल में भी मौजूद थे। आप देख लीजिए उनको एक बार, देखिए वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। ये देखिए ऐसे दिख रहे हैं ये बाट। तो इससे क्या पता चलता है कि देखिए खिलौने मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए मोहरे जो है, इनके मोहरों में खास बात ये थी कि एक यूनिकॉर्न मतलब एक सिंगी जानवर ऐसा है जिसकी एक सींग है, वो बनाया गया है लगभग हर मोहरों में। तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धार्मिक संकेत हो कोई, या वहाँ के लोग ऐसा मानते हो, इनको पूजित करते हो, मानते हो, पूजनीय समझते हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके कोई ज़्यादा हमें प्रमाण मिले नहीं हैं। तो आपने देखा कि बाटों का प्रयोग कैसे हो रहा है। तो एक मैंने आपको दोनों क्लास में मिलाकर के बता दिया, एक चित्र खींचने की कोशिश की आपके सामने कि आप हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता को समझ सके। मैंने आपसे पहले ही कहा था हम उतना ही बताएंगे जितना कि इस किताब में, इस अध्याय में लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा जानने के लिए हमें 12th तक की एनसीईआरटी का इंतज़ार करना पड़ेगा, और भी जिसमें बड़ी करके चीज़ें बताई गई हैं। तो आपने देखा कैसे हमें हमारे पूर्वजों ने इतनी सुंदर भेंट दी है कि हमें अगर शहरों को बनाना हो तो हमें वेल प्लान करके कैसे बनाना होगा, पहले उन्हें हम प्लानिंग करें फिर उन्हें बसाएं। और अगर हमारे शहरों में जो लेबर क्लास हो वो आए और उसे स्किल्ड तरीके से हम ट्रेंड करें, ताकि वो हमारी अर्थव्यवस्था में एक तरीके से बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सके, तो हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगी। तो ये संदेश उन्होंने हमें दिया, हड़प्पा कालीन सभ्यता ने ये हमें संदेश दिया कि हमें साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना चाहिए। और बताया मैंने उनके यहाँ की नालियाँ कैसी थी, ढकी हुई थी, और कैसे अतिथियों का सत्कार करना है और राहगीरों की कैसे मदद करनी है। इसके लिए आपने देखा उन्होंने सार्वजनिक कुएं भी बना रखे जगह जगह, घर में भी। तो वहाँ के
जीवन को हम ऐसा समझ सकते हैं कि वहाँ के बाजारों में कितनी रौनक रहती होगी, कितनी गहमा गहमी रहती होगी, बच्चे कितने अच्छे खेल खेलते होंगे। आखिर वो कैसे खेल खेलते थे, जिससे हम आज अनुमान लगा सकते हैं कि उनके समाज में कौन कौन सी चीज़ें होती थी। महिलाएं प्रसन्न रहती होंगी, उनके आभूषण आपने देखे, और बहुत सी चीज़ें इसमें नहीं बताई गई हैं, वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो अब हम जब अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको हम बताएंगे अगला जो हमारा अध्याय होगा, जो किताबें एवं कब्रें, जो उसका नाम है चैप्टर का। आप चाहें तो पढ़कर आ सकते हैं, नहीं तो आप हमें सुनकर फिर पढ़ सकते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे प्रारंभ होता है ऋग्वेदिक काल, और हम बताएंगे ऋग्वेद के बारे में, बताएंगे किताबें कैसे जिंदा इंसानों से, यानी कि जिंदा दिमागों से किताबें कैसे बात करती हैं, कब्रें कैसे खामोश हैं लेकिन फिर भी एक कहानी सुनाती हैं। ये हम बताएंगे आपको अपने अगले क्लास में, जब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपकी जानकारी में इसने आपके लेवल को बढ़ाने में थोड़ी मदद की हो, तो अगर आपके आंखों के सामने हड़प्पा के शहर एक तरीके से चित्रांकित हुए हों, बने हों सामने, तो ऐसा लग रहा हो कि आप हड़प्पा के नगरों में घूम कर आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।